अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज ये रिव्यू एक्सरसाइज 9 को करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने के, एमसीक्यूज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। हमारा जो पास होने का मेन जो चीज़ होती है वो यही चीज़ें होती हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में से भी पक्के नंबर हो जाते हैं अगर हम उसको टिक कर लें सही वाला। और अगर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले छोटे सवाल वो अगर हम कर लें तो अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। तो इसलिए रिव्यू एक्सरसाइज कभी भी स्किप नहीं करनी। एमसीक्यूज भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। तो चलें इसको शुरू करते हैं और देखें, एमसीक्यूज खाली रट्टा नहीं मारना, इस एमसीक्यू के अंदर शॉर्ट सवाल भी हैं। यानी एमसीक्यू को एज ए एमसीक्यू भी पूछ सकता है और उसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और वो मैंने हल किए हैं क्योंकि ये मैथ के एमसीक्यूज हैं, इनको हल करना पड़ता है। हल करके जो है वो समझना पड़ता है कि इसका आंसर क्या आता है। सो देखें, पहला जो एमसीक्यू है वो क्या है। इफ़ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, दो पॉलीगॉन अगर एक जैसी हों, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि सिमिलर पॉलीगॉन्स होती हैं। सिमिलर पॉलीगॉन्स में क्या थी कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइडें हैं वो एक जैसी होती हैं और उसके जो अंदर एंगल्स हैं वो एक जैसे होते हैं। साइडें छोटी बड़ी हो सकती हैं लेकिन एंगल एक जैसे हो जाते हैं। तो छोटा साइज हो, बड़ा साइज हो, लेकिन अगर एक जैसी शक्ल वाला है तो उनको हम सिमिलर कहते हैं। तो वो एंगल उनके एक जैसे होते हैं। अच्छा, इसमें है क्या? तो कहता है सिमिलर कब होंगे? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब आमने सामने वाले। भाई उसका पहला एंगल, उसका पहला एंगल, उसका इस साइड वाला एंगल, उसका भी उस साइड वाला एंगल, इस वाली ट्राइंगल का ऊपर वाला तो उस वाली का भी ऊपर वाला। इसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। जो एक पोजीशन है दूसरी की भी वही पोजीशन हो, तो वो वाले जो हैं एंगल्स वो एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, एंगल्स बराबर होंगे तो हमारी पॉलीगॉन्स एक जैसी होंगी। नंबर 2 है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर पॉलीगॉन्स। दो अगर पॉलीगॉन, अब देखिए ये जो पॉलीगॉन हम लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करते हैं, ये क्या होता है? ये बेसिकली कोई भी एक बंद शक्ल है जिसकी 3 साइडें या 3 से ज़्यादा साइडें हो सकती हैं। 3 साइडों वाली क्या चीज़ थी? ट्राइंगल। 4 साइडों वाली वो रेक्टेंगल भी थी, स्क्वायर भी थी। ठीक है, एंड सो ऑन। पेंटागॉन भी है 5 साइडों वाली, हेक्सागॉन 6 साइडों वाली, 7 वाली, 8 वाली, बहुत सारी फिगर्स हो सकती हैं। तो इन सब को हम पॉलीगॉन का नाम देते हैं। तो ये जो बार बार लफ्ज़ आता है ना पॉलीगॉन, इससे घबराना नहीं है। ये ट्राइंगल, मुसल्लस है, रेक्टेंगल है, मुस्ततील है, इस तरह से इनके नाम है, वो आपने ज़हन में रखने हैं। अब यहाँ पे ये जो दूसरा सवाल कह रहा है ना ये वाला, इसमें वो कह रहा है कि जो एरियाज होते हैं, रकबा जिनको हम कहते हैं, तो दो अगर एक जैसी पॉलीगॉन्स हैं तो उनका जो एरियाज होते हैं A1 और A2, उनकी जो रेशो है वो किसके बराबर होती है? तो ये देखें यहाँ लिखा हुआ है इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये बेसिकली फार्मूला था ये वाला, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 सारे का स्क्वायर। क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये जो लंबाई होती है, एरिया कैसे निकलता है? एरिया होता है रकबा, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो चौड़ाई और लंबाई बेसिकली लेंथ है, लंबाइयाँ हैं। तो दोनों लंबाइयाँ चूंकि यहाँ ये रेगुलर पॉलीगॉन्स होती हैं तो वो बराबर होती हैं। तो हर लंबाई भी वही, चौड़ाई भी वही, तो इसलिए दोनों मल्टीप्लाई हो गए, उसका स्क्वायर हो जाते हैं। तो एरिया में स्क्वायर आता है, वॉल्यूम में क्यूब आता है। ये पक्का याद रखना है, ये बार बार यूज़ होना है। तो एरिया में स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो देखें यहाँ पे वो यही कह रहा है कि जो उसकी लंबाइयाँ हैं, उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, आमने सामने वाली जो लंबाइयाँ हैं, उनके आपने क्या करना है? स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, तो वो स्क्वायर के बराबर कौन होगा? एरिया। एरिया का लफ्ज़ जब भी आए आपके जहन में स्क्वायर आ जाना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर में दो साइडें आपस में ज़रब हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपने ज़ाहिर इसको याद कर लेने, ये बी वाला पार्ट है। और थर्ड वाले में कहता है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर साइड्स। अब यहाँ वॉल्यूम्स हैं तो वॉल्यूम V1 ओवर V2, इनकी जो रेशो है वो अब वो जो लेंथ होंगी लंबाइयाँ उनके क्यूब के बराबर होगा, 3 पावर। वो देखें वो लिखा। तो ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सवालों में आते हैं, इनको याद कर लेना है। और कोई खास मसला नहीं है, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम जैसे कमरा होता है या कोई क्यूब है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है। 3 चीज़ें होती हैं और तीनों चीज़ें चूंकि यहाँ बराबर हैं तो फिर जाहिर है कि वो तीनों अगर LL हैं तो L का क्यूब हो जाएगा, ऊपर 3 पावर हो जाएगी।
तो जब भी वॉल्यूम या कैपेसिटी या हुजम की वो बात करेगा वहाँ पे लेंथ के ऊपर 3 पावर लगानी है। जब एरिया या रकबे की बात करेगा तो लेंथ के ऊपर स्क्वायर लेना है, मुरब्बा लेना है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये उसका फार्मूला मैंने लिखा हुआ। अब कहता है इफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर सॉलिड, अब 2 सॉलिड है, ठीक है, गेंदनुमा चीज़ें हैं। अब ये प्रॉपर सवाल भी है, तो उसकी एक जो वॉल्यूम है वो 125 है और दूसरे का वॉल्यूम 27 है। और ज़ाहिर दोनों का वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स, तो उनकी जो हाइट्स हैं यानी कोई एक साइड की जो रेशियो है वो क्या है। तो ये ज़ाहिर है ये हल करने वाला है, मैंने यहाँ लिखा, ये देखें उसकी हाइट, लेंथ के लिख लें या हाइट लिख लें, एक ही बात है, लंबाई है ना। तो हाइट भी तो ऊंचाई, वो भी एक फीते से नापेंगे तो वही चीज़ बनती है, लंबाई ही बनती है। तो L कह लें, H कह लें, एक ही बात है। सो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 और उसके ऊपर 3 पावर। अब V1 V2 उसने दोनों दिए हुए थे, वो वैल्यूज़ लगा लेते हैं। H1 H2 की रेशियो लगानी है। अब देखें 125 जो है वो 5 की पावर 3 बन सकता है, वो हम लिख लेंगे, ठीक है। 27 जो है वो 3 की पावर 3 बनता है, क्योंकि 5 की पावर 3 का मतलब 5 को 3 दफ़ा ज़रब दें, 5 5 25, 25 5 125, और इसी तरह 3 को 3 दफ़ा ज़रब देंगे 27, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्यूब्स जो हैं वो सारे अगर कट जाएंगे तो H1 H2 की रेशो क्या आ जाएगी, 5:3। तो ऐसे करके लिख लें। रेशो को ऐसे भी लिखते हैं, बटे में भी लिखते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ये हमारा था थर्ड वाला क्वेश्चन। तो थर्ड वाले का आंसर जो है वो ये वाला बन रहा है। इसी तरह जो फोर्थ पार्ट है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। अब देखें मुसल्लस है या कोई और शक्ल होती है ना, तो उसके एक तो अंदर वाले ज़ाविये होते हैं ना, उसके अंदर अंदर, लेकिन उससे बाहर भी बन सकता है, और वो भी हमने पीछे देखा था, या यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखा देता हूँ। अगर ये मुसल्लस है हमारी ये वाली, तो इसका एक्सटीरियर जो है वो इधर को भी बन सकता है। आप इसको लाइन को बढ़ाएं और ये जो एंगल है ये उसका एक्सटीरियर होगा, ठीक है। इधर को बढ़ा लें, ये उसका एक्सटीरियर होगा, एंड सो ऑन। तो बाहर वाले एंगल की वो बात कर रहा है, ठीक है। दोबारा पढ़े, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। एक्सटीरियर बाहर वाला एंगल मालूम करना है, और कौन सी चीज़ है, पेंटागन है। पेंटागन किसे कहते हैं, जिसमें 5 साइडें, पेंटा 5, ऐसे याद रख लें। तो 5 साइडों वाली चीज़ है। अब इसका ये फार्मूला है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का ये फार्मूला है 360 ओवर n, 360 ओवर n, ठीक है। अब यहाँ चूंकि पेंटागन है, पेंटागन में 5 साइडें होती हैं, तो n का मतलब 5। जो साइड होती है वो कितनी साइडें हैं वो हम n कहते हैं। तो n जो है वो 5 पे डिवाइड करेंगे, तो 360 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर ये 72 आ जाएगा। तो ये छोटा सा ये भी फार्मूला है, 360 ओवर n किसका है, एक्सटीरियर एंगल का, बाहर वाले एंगल को मालूम करना हो तो ये फार्मूला भी हमें याद कर लेना है। आगे चले, 5वां पार्ट क्या है, अब पैरेललोग्राम हैज़ एन एरिया ऑफ दिस वन। अब पैरेललोग्राम भी 4 साइडों वाली होती है, बस थोड़ी सी टेढ़ी होती है, तो उसका एरिया दिया हुआ है 64, और एक कहता है एक और सिमिलर पैरेललोग्राम है और उसका एरिया 144 है। तो 2 सिमिलर पैरेललोग्राम है, दोनों का एरिया हमारे पास है 64 और 144। इफ दिस साइड ऑफ द स्मॉलर, छोटी जो पैरेललोग्राम यानी कि ये वाली जो है, ज़ाहिर है ये एरिया थोड़ा है ना, तो इस वाली साइड की बात हो रही है, तो उसकी एक साइड है 8 सेंटीमीटर, तो उसकी लेंथ भी आ गई हमारे पास। द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द लार्जर पैरेललोग्राम, तो जो लार्जर वाली है उसकी साइड कितनी है। तो ये प्रॉपर पूरा सवाल है, वो देखें हमने यहाँ हल किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक्सटीरियर एंगल को भी वो देखें, वो फार्मूला लिख के, ठीक है, n की जगह 5 लगा के वो फाइंड किया। मैंने कहा एक दफ़ा ये लिख लूँ, क्योंकि ये शॉर्ट्स वालों में भी चीज़ें आ सकती हैं। सो देखें ये वाला A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला था। अब देखें ना, एक छोटी वाली का एरिया 64 था, बड़ी वाली का एरिया 144 है, ठीक है। L1 जो है वो 8 है, वो चलें आगे जाके लगा लेते हैं। अब देखें इधर स्क्वायर है, अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इस वाली साइड का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, 64 का क्या आ जाएगा 8, 144 का स्क्वायर रूट लें वो 12 आ जाता है, ठीक है। अब देखें इधर L1 ये दिया हुआ है सवाल में, ठीक है, ये 8, उसने कहा था छोटे वाली की साइड, एक साइड 8 है। अब देखें ये 8 है, ये 8 कट जाता है, या कह लें कि ये 8 8 अपनी सेम पोजीशन पे है, तो L2 की वैल्यू फिर ये बनती है, यानी कि जो बड़ी वाली जो पैरेललोग्राम है उसकी जो एक साइड है उसकी लंबाई कितनी है 12। तो इस तरह से करके हम इसका आंसर जो है ये 12 वाला दे देंगे। अब यहाँ उसने आंसर ये गलत लिखा हुआ है पीछे बुक में, मैं वहाँ से देख के निशान लगा लिए थे, लेकिन जब मैंने उसको हल किया है तो वो ये आता ही नहीं था आंसर। तो आंसर ये आता है, आप खुद भी हल करके चेक कर सकते हैं या किसी और से भी कंफर्म आप कर सकते हैं, यही आंसर है।
6 वाला देखें, द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब यहाँ पे एक नया फार्मूला आएगा कि वो जो ज़ाहिर है पैरेलल वो जो बनती है पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन की जब अंदर वाली साइडों को मिलाते हैं तो वो डायगोनल्स बनते हैं। ठीक है, ये अगेन मैं एक हल्का सा बना के दिखा देता हूँ कि अगर ये हमारी जो स्क्वायर है इस तरह से करके, तो इसको अगर हम ऐसे मिलाएं तो ये डायगोनल्स होते हैं। तो जो भी हमारी शक्ल आएगी तो उसके अंदरूनी चीज़ों को मिलाएं तो वो डायगोनल्स बनते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि कितने बनेंगे, द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन विद 9 साइड। अब 9 साइडों वाली है, ठीक है, ऐसे 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 करके, तो 9 साइडों में मिला के फिर उसको कंप्लीट बनाना है। तो 9 साइडें हैं। तो मैंने पीछे एक सवाल में बताया था, जो साइड होती है उसको n कहते हैं, कि कितनी साइडें हैं, नंबर ऑफ साइड्स n, वो 9 है हमारे पास। अब इसका फार्मूला ये है n इंटू n माइनस 3/2। ये डायगोनल्स फाइंड करने हो तो उसका ये फार्मूला, इसको भी आप अलहदा से लिख लें, क्योंकि ये फार्मूले अलहदा से लिखे 5 6 7 जो फार्मूले हैं बार बार देखेंगे तो फिर आपको ये याद होंगे। n इंटू n माइनस 3/2। अब n कितना है, 9। अब यहाँ 9 लिखें, इधर 9 लिखें, चले ये भी मैंने हल किया है। अगर ज़ुबानी नहीं आता तो ऐसे, क्योंकि वैसे भी ज़रा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। फार्मूला लिखेंगे, n की जगह पे 9 लगाएं, 9 माइनस 3 करें 6 होगा, ये बाहर वाला 9 वैसे ही, और नीचे 2 से ये 6 डिवाइड होगा, 3 आ जाएगा, 3 9s are 27। तो 27 इसके डायगोनल्स जो हैं वो बनने हैं, क्योंकि ये 9 साइडों वाली ना इस तरह से करके होनी है, ऐसे करके, कुछ इस तरह से करके, ऐसे ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे करके वो इस तरह से को बन रही होगी। ठीक है, वो अभी भी ये मेरे ख्याल में 8 साइडें बनी हैं। तो एक आइडिया देना था कि इस तरह से करके ये चीज़ें बनती हैं। आगे चलें जी, 7 वाला, 2 सफियर्स आर सिमिलर। अब 2 सफियर हैं, गोले हैं, वो एक जैसे हैं वो भी, एंड देयर रेडियाई, और उनके जो रेडियस होते हैं वही सेंटर से लेके साइड तक का जो फासला होता है। तो ये भी एक लंबाई हुई, तो रेडियस को भी एज ए लेंथ लेना है आपने, L1 L2 उस तरह से। द रेडियाई का मतलब दोनों के रेडियस जो हैं, ठीक है, उनकी रेशो 4 5 है, तो ये उनकी लेंथ आ गई, L1 L2 की रेशो ये आ गई। इफ द सरफेस एरिया, सरफेस को छोड़े, सरफेस बेसिकली सतह को कहते हैं, लेकिन बात असल जो हमारी समझने वाली है वो क्या है, एरिया। एरिया वाला फार्मूला हम लगाएंगे, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर, मैंने शुरू में बताया, वो फार्मूला हम लगाएंगे। और उसमें देखें उसने कहा हुआ है कि एक तो ज़ाहिर है L1 L2 की ये वैल्यूज़ आ गई ना, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर सफियर, तो दोनों में जो बड़ा है यानी ये वाली साइड का, उसका एरिया 500 पाई दिया हुआ है। सो व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर सफियर। बिल्कुल सिंपल काम है, सवाल इसका हल करेंगे। ये देखें R1 R2 की रेशो 4 5 की है, हमारा जो सेकंड सफियर जो बड़ा था उसका A2 ज़ाहिर है R2 है ना 5, तो A2 जो है वो 500 होगा, और A1 हमने फाइंड करना है। फार्मूला लिखेंगे A1/A2 R1/R2 का होल स्क्वायर। अब R1 R2 की वैल्यू लगा लेते हैं, और ज़ाहिर है कि जो A2 था उसकी भी वैल्यू लगा लेते हैं। 500 उधर जाके ज़ाहिर है मल्टीप्लाई होना है, इधर डिवाइड में है ना, तो उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 4 का स्क्वायर लें 16, 5 का स्क्वायर लें 25, अब 25 से इसको डिवाइड करें 20 आएगा, 20 और ये वाला 16 मल्टीप्लाई करवा दें तो 320, और पाई उसके साथ साथ आता जाएगा। अब ये भी आंसर जो है वो पीछे उसने गलत लिखा हुआ है, 400 नहीं बनता 320 बनता है, तो ये भी आपने कंफर्म कर लेना है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। आगे चलें, 8 वाला, और रेगुलर पॉलीगॉन। ये रेगुलर का जो वर्ड आता है ना बार बार, इसका मतलब होता है कि उसकी सारी साइडें एक जैसी हैं। ठीक है, अगर वो जाहिर है कि 3 साइडों वाली चीज़ है तो तीनों साइडें बराबर हैं, 4 है तो चारों साइडें बराबर हैं। तो रेगुलर का वर्ड वो इसीलिए इस्तेमाल करता है कि फिर सवाल हल करना आसान हो जाता है, उसके फार्मूले लगाने आसान हो जाते हैं। और रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ एन एक्सटीरियर एंगल, अब यहाँ पे बैरूनी एंगल दे दिया उसने 30। हाउ मैनी डायगनल्स, और इसमें डायगनल कितने बनते हैं। अब डायगनल का तो यही फार्मूला n इंटू n माइनस 3/2, अभी पीछे एक MCQ में करके भी देखा, लेकिन यहाँ हमारे पास सवाल में n नहीं है कि नंबर ऑफ साइडें कितनी हैं। तो नंबर ऑफ साइडें फाइंड करने के लिए वो जो एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला था ना, ये ऊपर भी किया था कि एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो 360 को उसकी n से आप डिवाइड कराते हैं, तो 360/n इज इक्वल टू एक्सटीरियर। अब ये इस तरह से करके, अब ये भी ज़ाहिर है प्रॉपर एक सवाल है, तो ये देखें यहाँ मैंने उसको लिखा है, एक्सटीरियर एंगल 30 है, डायगनल्स फाइंड करने हैं, एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला 360/n। अब एक्सटीरियर एंगल हमें पता है, सवाल में दिया हुआ है वो 30 है,
360 ओवर एन। अब यहाँ से एन फाइंड कर सकते हैं, एन डिवाइड कर रहा है उधर ऊपर चला जाएगा, 30 जो उसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 30 से डिवाइड करें एन आ जाएगा 12। जब एन आ गया तो फिर आपने डायगोनल वाले फार्मूले में इसको लगाना है, एन की जगह 12, एन की जगह 12। अब 2 से 12 ये कटता है तो 2 6 12 कर दें, 12 में से 3 निकालें 9, और 6 9 54। तो इसके डायगोनल्स कितने बनेंगे? 54 बनेंगे, जो कि ये ए वाला पार्ट है। आगे जी ये कौन सा है? 9 वाला। इन अ रेगुलर हेक्सागन, ये हेक्सागन है जिसकी 6 साइडें होती हैं, तो ये रेगुलर है, अगेन सारी साइडें आपस में बराबर हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल, वो जो डायगोनल बनेगा उसकी जो लंबाई है उसकी रेशियो किसके साथ? टू द साइड लेंथ, यानी हेक्सागन की जो अपनी साइड है वो, और जो डायगोनल अंदर बनेगा उसकी लंबाई, उन दोनों की लंबाई आपस में रेशो क्या बनती है? अब ये हल्का सा याद रख लेना, 2:1 की रेशो है, क्योंकि डायगोनल जो है वो डबल बनता है, डबल लंबाई होगी, और जो हेक्सागन की जो एक साइड होगी उसकी लंबाई उससे आधी होगी। तो 2:1 की रेशो जो है वो हमें याद रखनी है। और ये हमारा लास्ट वाला MCQ है। अ रेगुलर पॉलीगॉन, अगेन एक रेगुलर है, पॉलीगॉन है, हैज़ एन इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे इंटीरियर है, अंदरूनी एंगल, एक्सटीरियर की बात नहीं हो रही, इसका फार्मूला और है इंटीरियर का, और वो कितना है? 165। अब जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं वो सारे के सारे यही हैं, 165 165 जितने भी बनेंगे, 4 5 6। हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव? अब इसकी साइडें कितनी हैं? अब जाहिर है चूंकि इसमें एंगल दिया हुआ ना इंटीरियर का, तो इंटीरियर एंगल का हम फार्मूला लगाएंगे। ये देखें, अगेन मैंने इसको हल किया क्योंकि ज़ाहिर ये फार्मूले आपको याद करने हैं, एक जगह लिख लेना है। तो इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 165, एन हमने फाइंड करना है, तो ये इंटीरियर का फार्मूला है, n-2 इंटू 180 ओवर n, ये 180 है, और इधर ज़ाहिर है इंटीरियर एंगल है तो वो 165 था, वो आप लिख लें। अब ये n इधर डिवाइड है, उधर जाके उससे मल्टीप्लाई होगा, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 है, तो दोनों ने 180 से ज़रब होनी है, n 180, ठीक है वो आ गया, और 2 180 आर 360। अब ये छोटा है, इसको उठा के इस साइड पे ले आए, माइनस हो जाएगा, ये नेगेटिव है 360, उधर जाएगा पॉजिटिव। 180 में से 165 निकाल दें, 15n, और 15 जाके उसको डिवाइड करेगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर देखें 24। तो अब ये देखें प्रॉपर MCQs ऐसे नहीं होते, ठीक है, ये हल करके होने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये हमारे MCQs पहला क्वेश्चन हो गया। अब बाकी जो सवाल है उनकी तरफ चलते हैं। लें जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें हमें क्या करना है? इफ़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज़ 1080, अंदरूनी जितने भी एंगल्स हैं सब का मजमुआ, सबको टोटल करें तो वो 1080 बनता है। हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव, और उसकी साइडें कितनी है, मतलब वही कि हमें n फाइंड करना है। अब सम का जो मजमुआ है वो फार्मूला वो हमने देखना है, उसका फार्मूला ये है n-2 इंटू 180, ठीक है। अब ज़ाहिर है इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, ज़ाहिर है वो फार्मूला है n-2 इंटू 180, पहले हमने फार्मूला लिख लेना है, ठीक है। एक तो ये था कि वो इंटीरियर एंगल दिया हो और वो कैसे फाइंड होता है, वो अभी हमने MCQs में देखा, लेकिन यहाँ पे सम है, तो सम का फार्मूला और है, और उसकी जो साइड निकालना और उसका एक एंगल निकालना उसका फार्मूला और है। वो जो आखिरी MCQ में हमने किया है वो एक एंगल निकालने का था, यहाँ पे टोटल का सम है, तो टोटल के सम में ओवर वाला जो n है वो नहीं आ रहा, ठीक है, वो आपने देख लेना है, n-2 इंटू 180। अब हमारे पास जो सम उसने सवाल में दिया हुआ है वो 1080 है, तो इस सम की जगह पे हमने इसको लिख देना है, ये साथ आएगा, वो देखें आ गया, ठीक है, ये आया ना साथ, और इस सम की जगह पे 1080। अब इसको हल कर लेते हैं n को, क्योंकि हमें n फाइंड करना है, नंबर ऑफ वैल्यूज़, नंबर ऑफ साइडें कितनी हैं, तो वो हम करेंगे। अब इसको हल कैसे करना है? 180 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड में आएगा, कैलकुलेटर में डिवाइड करें, 6 आंसर। अब -2 है उसके साथ, -2 उधर ले जाके प्लस, और देखें कितने आराम से 8 उसकी साइडें आ जाती हैं। मेन चीज़ क्या है? फार्मूले याद करने, जहन नशीन करना, कब कौन सा फार्मूला लग रहा है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कैमरा हिल जाता है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3, 2 सिमिलर बॉटल्स, 2 बोतलें हैं एक जैसी हैं, अगेन एक जैसी मतलब कि वो सिमिलर हैं, छोटी बड़ी हो सकती हैं लेकिन शेप ओवरऑल एक जैसी है। 2 सिमिलर बॉटल्स आर सच दैट वन इज ट्वाइस एज हाई एज द अदर, एक आधी है तो दूसरी उससे डबल है।
ट्वाइस है, डबल, दुगना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज, अगेन देखें उनकी लंबाइयों की बात उसने कर ली, अब वो देखें उनके सरफेस एरिया यानी एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया वाला फार्मूला हम यूज कर लेंगे जो अभी हमने एमसीक्यूज में पढ़ा, ठीक है। अब वो हमने करना है, तो देखें सोल्यूशन हम कैसे लिख रहे हैं कि सिमिलर बॉटल्स हैं और उनकी हाइट ए बॉटल की और बी बॉटल की ज़ाहिर है 2:1 की रेशियो है, क्योंकि एक अगर 1 है तो दूसरा 2 है, उससे डबल है, तो 2:1 की रेशियो हम लिख लेंगे। अब चूंकि सरफेस एरिया निकालना है तो एरिया आपको पता है स्क्वायर लेने से होता है, तो आपने जस्ट इन दोनों लंबाइयों के स्क्वायर्स ले लेने हैं। ये मैंने एग्जैक्ट फार्मूला नहीं लगाया, फार्मूला ऐसे आप लिख रहे होंगे A1/A2, आप फार्मूला लिख के कर लें जैसे हमने एमसीक्यूज में किया, L1/L2 का स्क्वायर कर लें, ठीक है। अब वही बात कि जी L1 लेट्स सपोज हमारा 2 है और L1 1 है और उसके ऊपर स्क्वायर, अब आप स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाना है 4 और 1, तो इसका मतलब कि ये 4:1 की रेशियो आ गई, ठीक है। ऐसे फार्मूला लिख के अगर आपकी प्रैक्टिस है आप ऐसे कर लें। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि लंबाइयाँ लिख लें और उनके स्क्वायर्स ले लें, और उसी तरह जब आपने उसके वॉल्यूम्स लेने हैं, कैपेसिटी कहे या वॉल्यूम कहे एक ही बात है। कैपेसिटी होती है कि उसमें कितनी चीज़ आ सकती है, उसको कैपेसिटी कहते हैं, वॉल्यूम है, हुजम है, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए आपको बताया था मैंने कि लेंथ के आपने क्यूब ले लेना, 3 पावर ले लेनी है। सो जो लेंथ आई है हमारी यही जो 2:1 है, उसी 2:1 के आपने 3 पावर ले लेनी है, तो 2 की पावर 3 लें 8 हो जाता है और ये 1 है। इसको भी आप उसी तरह से कर सकते हैं, ऐसे लिख के V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 लिख के और उसके ऊपर 3 पावर लिख लें। L1 हमारा फिर 2 है और वो 1 है, ऊपर 3 लिखें, 2 की पावर 8 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा और 8:1 की रेशियो आ जाएगी। तो दोनों तरीकों में से जो मेथड आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सिंपल है, कोई खास काम नहीं है इसमें। कहता है जी ईच डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, कोई एक साइड लंबाई उसकी कि किधर को जा रहे हैं, तो डायमेंशन का लफ्ज़ जब भी कहेगा वो एक लंबाई है, एक लेंथ है, ठीक है। वही बात L1 L2 वही चीज़ कहेगा। ईच डायमेंशन ऑफ अ मॉडल कार, अब देखें ये एक क्वेश्चन बड़ी दफ़ा वो आ रहा है, आगे भी आ रहा है कि अक्सर वो फैक्ट्रियां क्या करती हैं कि एक जो बड़ी गाड़ी होती है जैसे फोर्ड है या वो डाला गाड़ी है या कुछ और है, तो उनके वो छोटे मॉडल बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, वो छोटे मॉडल भी बहुत महंगे बिकते हैं, हज़ारों में बिकते हैं, लाखों में भी बिकते हैं, इतने इतने महंगे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एग्जैक्टली वो जो बड़ी वो गाड़ी थी उसकी एग्जैक्ट वही शेप छोटी गाड़ी में बनाते हैं और अच्छी खासी उस पर मेहनत लगाते हैं, तो वो छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी दोनों सिमिलर फिगर्स हो जाती हैं। और ये हमारी इन सवालों की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बनती है कि प्रैक्टिकली ये कहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो ये उसकी बात कर रहा है कि ईच डायमेंशन ऑफ अ मॉडल कार इज़ 1/10 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कार डायमेंशन, कि जो हमारी एक्चुअल कार थी उसका 10 गुना कम करके छोटी कार बना रहे हैं, 1/10। छोटी की रेशो 1 है, उसकी लंबाई 1 है, अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसकी 10 सेंटीमीटर है, इस तरह से करके। सो लेंथ की रेशो आ गई, L1 L2 की रेशो 1:10 की आ गई। फाइंड द रेशो ऑफ, फिर वही बात के रेशो किसकी निकालनी है, नंबर 1 है एरिया ऑफ देयर विंड स्क्रीन, एरिया, विंड स्क्रीन छोड़ दें, एरिया है, तो वही एरिया का फार्मूला जो पीछे भी मैंने आपको बताया, को लेंथ लिख लें पहले, लेकिन लेंथ पहले ऐसे लिख लें L1 L2, L1 1/10 है, वो 1 है तो 10 को उधर ले जाएं, क्योंकि 1:10 की रेशियो है ना, तो 1:10 की रेशियो जो है वो उस तरह शक्ल में हमने बना लेना है। और एरिया के लिए आपको बताया कि दोनों के आपने स्क्वायर्स लेने हैं, तो 1 का स्क्वायर लें 1 होता है, 10 का स्क्वायर लें 100, तो 1 और 100 की रेशियो आ जाएगी। इसी तरह जब उसकी कैपेसिटीज़ की बात करेगा तो कैपेसिटी फिर वही कि उसके अंदर चीज़ कितनी आ सकती है, हुजम, वॉल्यूम, तो फिर आपने उन्हीं लेंथों के आपने 3 पावर ले लेनी है। 1 की पावर जो मर्जी है उसने 1 ही रहना है, लेकिन यहाँ 10 की पावर 3 लेंगे तो वो बेसिकली 10 के जो 0 है वो 3 गुना हो जाएगा। ये कैलकुलेटर में कर लें, 10 की पावर 3 लिखें वो 1000 आ जाता है। तो इसी तरह से उसने 2 चीज़ें और भी पूछी हुई हैं। एक वो कह रहा है विड्थ ऑफ द कार, अब विड्थ किसे कहते हैं, चौड़ाई को, लंबाई चौड़ाई ये बेसिकली क्या है, वो लेंथ ही है, चौड़ाई भी एक लेंथ ही है, विड्थ, ठीक है। तो ये भी लेंथ के हिसाब से चलना है, और लेंथ की जो रेशियो है वो तो वही है जो पहले उसने दी हुई है 1:10 की रेशियो, तो वही आपने जस्ट लिख देनी है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ हम फर्दर हल नहीं कर रहे। एरिया में क्या करते हैं, 2 लंबाइयों को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं इसलिए स्क्वायर ले रहे हैं, वॉल्यूम में 3 को कर रहे होते हैं इसलिए क्यूब लेते हैं, तो इसमें करना ही कुछ नहीं है। विड्थ वही चीज़ है जो एक डायमेंशन है, एक लेंथ है, तो इसलिए एज इट इज़ L1 L2 1:10 लिख देंगे। और फिर कहता है नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव, उनके पहिए कितने होंगे।
अब पहियों के साथ क्या ताल्लुक बनना है, कुछ भी नहीं। जाहिर है अगर गाड़ी के 4 पहिए हैं तो ये जो मॉडल कार आप बना रहे हैं तो उसमें भी तो 4 ही बनाएंगे ना, ये थोड़ी होगा उसमें एक टायर लगाएंगे, पूरी गाड़ी बनानी है। तो इसलिए जाहिर है कि इनकी आप लेंथ के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम लिखेंगे डू नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, और वो 1:1 की रेशो बनेगी। अगर एक टायर लग रहा है तो इधर भी एक टायर, उधर दूसरा लग रहा है उधर भी दूसरा, तो 1:1 की रेशो जो है वो बनेगी। 4 को आप डिवाइड करें तो 1:1 बन जाता है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल। क्वेश्चन नंबर 5, 3 सिमिलर जग्स। अब 3 जग हैं, एक जैसे हैं, हैव लेंथ, उसकी जो हाइट्स हैं, ऊंचाइयां, जग ज़ाहिर ऊंचे होते हैं, तो एक की 8 सेंटीमीटर है, एक की 12 है, एक की 16 है, ठीक है, लेकिन हैं सिमिलर, वही सिमिलर फिगर्स का। इफ़ द स्मॉलेस्ट जग होल्ड 1/2 लीटर, यानी तीनों में से सबसे छोटा जग है, सबसे छोटा कौन सा होगा, 8 सेंटीमीटर वाला, तो इसके अंदर कितना इसका वॉल्यूम, क्योंकि लीटर की बात हुई कि इसमें कितनी चीज़ आ सकती है। 1/2 मतलब हाफ होता है, आधी चीज, 0.5 भी आप कह सकते हैं। 1 को 2 पे डिवाइड करें 0.5 आता है। तो ये जो 8 वाला है ना, उसकी जो वॉल्यूम है वो उसने दे दिया है, क्योंकि ये वॉल्यूम है V1, तो ये बेसिकली L1, ये L2, ये L3 हम इसको कह लेंगे, क्योंकि लेंथ्स हैं, लंबाइयां हैं, और ये V1 दिया हुआ है। एंड फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द अदर्स, यानी कि V2 और V3 हमने फाइंड करना है, तो वही वॉल्यूम वाला फार्मूला लगना है। सिंपल बात ये है। सो देखें, पहले इन्फॉर्मेशन लिख लें कि स्मॉलर जग जो है उसकी 8 सेंटीमीटर होल्ड कर सकता है, उसमें 1/2 लीटर्स होल्ड कर सकता है। तो L1 जो है, क्योंकि स्मॉलर वाले को हम 1 का नाम दे रहे हैं, तो लेंथ उसकी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम 0.5 या 1/2 है। लेंथ नंबर 2, अब किसी एक की लेंथ को पहले ले लेते हैं, 12 वाले को लेके चल लेते हैं, तो L2 जो है वो 12 है, और V2 हमें उसी का वॉल्यूम हमें चाहिए। तो हर चीज़ है, तो V1/V2 L1/L2 का होल क्यूब जो फार्मूला होता है हमारा, वो हम लगाएंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ लगाते हैं, तो बिल्कुल बड़े आराम से वही फार्मूला लग के तो चीज़ें आ जाएंगी। तो V1 हमारा 1/2 था, आप इसको यहीं पर डायरेक्ट 0.5 भी कह सकते हैं, वो ज़रा ईजी हो जाएगा, तो बहरहाल ऐसे भी ठीक है। सो 1/2/V2, और ये ज़ाहिर है कि L1 और ये L2 उनकी वैल्यूज़ लगा लेंगे। अब इधर चूंकि इनका क्यूब है, क्यूब तो लेंगे, लेकिन अंदर ये वैसे कट भी रहे हैं, 4 2s are 8, 4 3s are 12, ऐसे कर लें और इनको ऐसे ले आएँ। अब 2 का क्यूब लें तो ज़ाहिर 2 की पावर 3 8 होता है, कैलकुलेटर में करें, 3 की पावर 3 27 होता है, और ये भी चूंकि ओवर है ना, तो 2 इसके साथ, क्योंकि वो भी ओवर में है, तो 2V2 के साथ आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 27 1s are 27, और 8 इसके साथ आ जाएगा, 8 2s are 16V2 ऐसे, और 16 जाके उसको डिवाइड करेगा 27/16। ये इसका आंसर है वॉल्यूम नंबर 2 का, लेकिन उसने पॉइंटों में दिया हुआ पीछे। आप कैलकुलेटर में इसको डिवाइड कर लें तो 1.68, तो तकरीबन 1.69 राउंड ऑफ करके ये उसका आंसर बन जाता है। अब ये एक जग का निकालना है, अभी दूसरे जग का भी निकालना है, क्योंकि टोटल 3 जग थे, एक का वॉल्यूम उसने दिया हुआ है, दूसरे का हमने निकाल लिया, तीसरे का भी निकालना है। अब तीसरे वाले को 3 कह देते हैं, तो 3 कह के तो वो हम करेंगे। V1 और L1 तो वही यूज़ होगा जो पहले से गिवन है, V3 हमने फाइंड करना है, और उसकी थर्ड वाले की लेंथ हमें सवाल में उसने दी हुई है, तो जस्ट फिर वही फार्मूला लगाएंगे, उनकी वैल्यूज़ देखें, अपनी जगह जगह लगा दी। 8 और 16 कटते हैं, 8 एक बार 8, 8 2 बार 16, 1 ओवर, ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 1/2 बन जाएगा, और उसके ऊपर 3 पावर, 1 की 3 पावर तो 1 ही होता है, और 2 की पावर 3 8 हो जाता है, और इधर से ओवर में फिर 2 आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 1s are 8, और 2V2 जो है 1 के साथ होके वो भी वही, और 2 जाके डिवाइड करेगा, तो देखें थर्ड वॉल्यूम हमारा 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्या करेंगे जी, 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस, पानी पीने के लिए 3 गिलास है हमारे पास, और उनकी उसने देखें हाइट दी हुई है 7.5, 9 और 10.5 सेंटीमीटर्स। अब ये भी ज़ाहिर लंबाइयाँ हैं, हाइट लंबाई एक ही बात होती है, और ये सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक हो गया, वही फार्मूले हैं हमारे। तो L1, L2 और L3 इनका नाम दे दें। इफ़ द टॉलेस्ट ग्लास, सबसे जो बड़ा ग्लास है, और जाहिर है वो कौन सा होगा, ये वाला, तो ये जो L3 है इसी को आप L1 कह लें, जिसको मर्जी जो मर्जी नाम देते हैं, क्योंकि ये जो गिवन चीज़ होती है जिससे चलना है उसको आप L1 V1 कह लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो बहरहाल इसको हम V1 या L1 का नाम दे देंगे। सो ये हमारा, इफ़ द टॉलेस्ट ग्लास होल्ड 343 मिलीलीटर्स, कि उस जो टॉलेस्ट है उसके अंदर कितने मिलीलीटर चीज़ आ रही है, वॉल्यूम कितना है 343, तो उसका वॉल्यूम V1 जो है वो 343 आ गया, लेंथ उसकी आ गई 10.5। फाइंड द कैपेसिटीज़ ऑफ द अदर, अगेन कैपेसिटीज़ कह रहा है, मतलब इनका वॉल्यूम निकालना है, उनका हुजम निकालना है, वही चीज़ आएगी। सो V1 और L1 दिया हुआ है। अब ज़ाहिर है किसी एक का पहले कर लें,
ठीक है, 9 का कर लें या 7.5 का। अब हम किसका कर रहे हैं, 7.5 वाले का कर रहे हैं, उसको हम L2 का नाम दे देते हैं क्योंकि वो अब सेकंड चीज़ है। तो और V2 हमने फाइंड करना है उसका वॉल्यूम। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि ये जो देखें लेंथ सेंटीमीटर में है, और जब आपको पता है लेंथ का क्यूब लेते हैं, उसकी 3 पावर लेते हैं तो वॉल्यूम आता है, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम अब आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो क्यूबिक सेंटीमीटर में वॉल्यूम्स तो नहीं है, वो मिलीलीटर में। तो बेसिकली ये क्यूबिक सेंटीमीटर और मिलीलीटर ये एक जैसी चीज़ ही है। तो इसको ये नहीं करना कि इसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा हमें, कोई चक्कर नहीं है, सीधा सीधा काम है जो हम पहले से करके आते आ रहे हैं वही चीज़ होगी। तो देखें बेसिक फार्मूला वही, V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 का सारे की पावर 3। अब देखें V1 जो पहले से उसने दिया हुआ 343 वो आप लिख लें, V2 हमने फाइंड करना है, L1 वही उस जो पहले वाले की लेंथ है 10.5 लिखें, L2 जो हमारे सेकंड वाले की है जिसकी वॉल्यूम निकालना है उसका 7.5 लिख लें। अब इसको हल करें, देखें ऊपर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, नीचे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो समझे पॉइंट्स खत्म हो गए। अब ये आ गया 105, 105 का क्यूब लें कैलकुलेटर में तो ये आ जाएगी वैल्यू, 75 का क्यूब लें वो ये आ जाएगी वैल्यू। इनको एज इट इज़ क्यूब, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें आती है तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। क्यूब जो है ज़ाहिर है जैसे हम आमतौर पर स्क्वायर लेते हैं उसी तरह से क्यूब भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 105 का हमने क्यूब लेना है तो ये देखें ये पावर वाला बटन है, तो इसको दबा लें और इसके 3 लिख दें तो बस ठीक है, ये देखें इस तरह से वैल्यू आ जाती है। तो ये क्यूब वगैरह लेना या स्क्वायर लेना सिंपल सा काम है, तो ऐसे लिख लेंगे इसको। अब देखें अब क्रॉस मल्टीप्लाई है, V2 इसके पास जाएगा, ये चीज़ इसके पास जाएगी, V2 के साथ ये आ गया और 343 के साथ ये रकम आ गई। अब अगले स्टेप में ये अगेन ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में। अब अगली दफ़ा आप जो है इनको मल्टीप्लाई पहले कर लें, जो आंसर आता है उससे इसको डिवाइड कर लें तो डायरेक्टली 125 आंसर आ जाएगा। तो ये V2 आ गया। अब यही प्रोसेस जो है वो जो तीसरी लेंथ है उसके लिए दोहराना है। V1 L1 दोबारा से लिख लेंगे पिछले सवाल की तरह, ठीक है, जो पहले से इंफॉर्मेशन सवाल में गिवन है वो हम लिख लेंगे, और V3 फाइंड करना है, और थर्ड जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है। फिर उसी तरह से फार्मूला लिखेंगे, उनमें वैल्यूज़ लगाएंगे। अब यहाँ पे नीचे तो पॉइंट नहीं है तो 10.5 का ही क्यूब लें, ठीक है, तो वो आ जाएगा ये जितना 1157.625। 9 का क्यूब लें 729। उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई वो आ जाएगा और V3 अकेला करें, ये जाके उसको डिवाइड करेगा, ऊपर पहले मल्टीप्लाई करें फिर इससे डिवाइड करें तो देखें ये 216 आंसर आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 7, अ टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस मॉडल कार। यहाँ पे भी वही मॉडल कार बनाई जा रही है, खिलौना बनाने वाली कोई कंपनी है, वो छोटे मॉडल बना रहे हैं कारों के, विच आर सिमिलर इन एवरी वे, वही बात के बिल्कुल एक जैसे होंगे टू द एक्चुअल कार्स, उसी के असल कारों के हिसाब से बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन ज़ाहिर है मिनिएचर होते हैं, छोटे होते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ द डोर एरिया टू ऑफ द मॉडल टू द डोर एरिया ऑफ द कार, अब ये किसका वो रेशो बना रहा है, एरियाज़ की, किसके एरिया की, वो जो दरवाजे हैं उनके। दरवाज़ों से हमें कोई सरोकार नहीं है, हमारा मेन एक चीज़ क्या है, कंसर्न क्या है, एरिया। एरिया दिया हुआ है, एरिया की रेशोज दी हुई हैं और वो कितनी है 1 सेंटीमीटर टू 2500 सेंटीमीटर। ज़ाहिर है एरिया स्क्वेयर्स में होता है, यहाँ स्क्वेयर्स होने चाहिए, लेकिन बहरहाल हमें क्या, हमें सवाल हल करना है। सो अब सवाल में गिवन क्या है, एरियाज़ की रेशो, तो A1 जो है वो 1 हो जाएगा, A2 जो है वो 2500 हो जाएगा। अब ये सवाल में गिवन है, फाइंड क्या करना है, द रेशो ऑफ देयर लेंथ, लंबाइयाँ फाइंड करनी है। अब पिछले सारों सवालों में लंबाइयाँ दी हुई थी, वहाँ से एरिया बनाते थे, लंबाइयाँ दी हुई थी वहाँ से वॉल्यूम बनाते थे। अब उल्टी तरफ जाना है, एरिया से उस तरफ, उल्टी तरफ जाते हुए एरिया में स्क्वायर लेते हैं ना, तो उल्टी तरफ जाते हुए स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट करेंगे, देखें फार्मूला उसी तरह लिखेंगे। लेकिन चूंकि अब ये दोनों हमें चाहिए तो इसके ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है। अब A1 A2 की वैल्यूज़ लगाएं जो हैं हमारे पास। अब 1 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर में करें वो 1 नहीं आता है, लेकिन 2500 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 50 आ जाएगा, तो 1/50 यानी 1:50। तो L1 L2 की रेशो जो है वो 1 और 50 की बन जाती है। नंबर 2 में उसने पूछा हुआ है द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज़। अब अगेन वो कहता है उनकी वॉल्यूम्स की रेशो, तो वॉल्यूम्स की आप रेशो बना सकते हैं क्योंकि लेंथ हमारे पास आ गई है। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो हम लगाएंगे और लेंथ उसके अंदर पुट करा के वो देखें वॉल्यूम का फार्मूला लगाया, लेंथ L1 1 थी और L2 50 था, तो 50 का आप क्यूब लेंगे तो 125,000 और 1 का क्यूब तो 1 नहीं होता है, तो 1:1, तो V1 V2 की वो रेशो बन जाएगी। और सी पार्ट भी है, सी पार्ट में कहता है द विड्थ ऑफ द मॉडल, मॉडल की विड्थ इफ़ द एक्चुअल कार इज़ 150 सेंटीमीटर वाइड।
कि असल जो कार है उसकी लंबाई जो है, अगर विड्थ जो है, चौड़ाई उसकी कह लें वो 150 सेंटीमीटर है, तो हमारी जो मॉडल कार है उसकी क्या होगी। अब चूंकि लेंथ के हिसाब से ही है तो लेंथ की रेशियोज हमारे पास हैं 1/50, तो L1 इज इक्वल टू, अब चूंकि L2 उसने दिया हुआ है, बड़ी कार की लंबाई दी हुई है ना 150, तो L2 की जगह पे 150 पुट कर लें। 150 इधर डिवाइड कर रहा होगा, उधर जाके मल्टीप्लाई में यानी कि ऊपर आ जाएगा, और 50 से उसको डिवाइड कर दें तो 3, यानी कि अगर वो बड़ी वाली की 150 सेंटीमीटर है तो छोटी जो खिलौना कार है वो कितनी सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हमें बनानी चाहिए उसी के हिसाब से, क्योंकि 1 और 50 की रेशो रखनी है। 150 की रेशो का मतलब क्या है, उधर से 1 सेंटीमीटर, उधर से 50। अब उस 50 को डबल करेंगे तो इसको 1 से डबल करेंगे तो 2 आ जाएगा, वो उसको 150 पर करेंगे 3 चला जाएगा, तो वही चीज़ बन रही है। और डी में क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द रेयर विंडो ऑफ द एक्चुअल कार इफ द एरिया ऑफ द रेयर विंडो ऑफ द मॉडल कार इज दिस वन। अगेन रेयर विंडो वगैरह डजेंट मैटर, हमें एरिया उसने किसका दिया हुआ है, मॉडल कार का। मॉडल कार का एरिया है 3, तो हमें जो एक्चुअल कार का एरिया है वो फाइंड करना है। तो जाहिर है A1/A2 की जो रेशो जो सवाल में गिवन थी, शुरू में दी हुई थी 1/2500। अब जो देखें ना मॉडल कार का एरिया दिया हुआ है ना, तो मॉडल कार हमारी A1 है, क्योंकि देखें ऊपर 1 है, ऊपर वाली चीज़ जो है वो मॉडल कार की चीज़ें हैं, नीचे वाली बड़ी वाली की चीज़ें हैं, ठीक है। तो A1 की जगह पे 3 जो कि उसने सवाल में दिया हुआ है, और A2 फाइंड करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, A2 1 और A2 और 3 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखें 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया उसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर लेबल्स। अगेन एरियाज की रेशियो है, A1 A2 की रेशियो है ऑन 2 सिमिलर जार्स ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी के जार्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर लेबल लगे हुए हैं, तो जो लेबल लगे हुए हैं उनके एरिया की वो बात कर रहा है, ठीक है। इज 144 एंड 169, एक पे एरिया 144 है, एक पे 169 है, तो A1 A2 का रेशियो उसने दी हुई है। फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द 2 जार्स। अगेन हाइट मतलब वो क्या है, हाइट क्या होती है, लेंथ होती है, तो लेंथ हमें फाइंड करनी है। ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह कि A1 A2 की रेशियो 144 और 169 की है, तो ज़ाहिर ऐसे बटे में लिखते हैं, और हाइट वो जो लेंथ नापनी है, तो ज़ाहिर है एरिया और लेंथ का जो फार्मूला बार बार हम यूज़ कर रहे हैं वो हम लिखेंगे। अब वैल्यूज़ एरियाज की दी हुई हैं, तो A1 A2 की वैल्यूज़ लगा लेंगे, L1 L2 फाइंड करना है, और वही बात चूँकि स्क्वायर है, ख़त्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट लेते हैं। अब 144 का स्क्वायर रूट आता है 12 और 169 का आ जाता है 13, तो बस ठीक है 12 और 13 लिख देंगे, ये L1 L2 आ जाएगा, ठीक है आ गया, हाइट उनकी बन गई। अब उनकी कैपेसिटीज़ है, फिर वही पिछला सवाल के जी वॉल्यूम, तो V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2, ये दोनों L1 L2 निकाले हुए हैं, उनकी वैल्यूज़ लगाएं। 12 का क्यूब लें 1728 है, 13 का क्यूब लें 2197 है, तो बस ठीक है, ये उनकी रेशियोज़ बन गई। तो सिंपल ऐसा सवाल था। आगे जी, ये मेरे ख्याल में लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये टेसिलेशन एक बनी हुई है। टेसिलेशन हमने कहा था ना, एक नमूना होता है, और वो नमूना हम रिपीट करते जाते हैं, और ये हमारे टाइलों के अंदर, हमारे छतों में, हमारी डिफरेंट जगहों के अंदर हमने ये सारा बनाए होते हैं। तो कहते हैं एक ऐसी टेसिलेशन बनाई हुई है टाइल्स की ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर बनाया हुआ है, हैज़ बीन मेड यूजिंग अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन अभी मैं शक्ल आपको दिखाता हूँ। एक रेगुलर हेक्सागन एक है, 6 स्क्वेयर्स हैं। स्क्वेयर्स कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, क्योंकि इसी से सवाल हल होना है। एक हेक्सागन है, 6 स्क्वेयर हैं, और 6 उसकी इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं, मुसल्लसें हैं, तीनों साइडें जिनकी बराबर होती हैं, और वो भी 6 मुसल्लसें हैं। तो बहरहाल एक हेक्सागन, 6 स्क्वेयर्स और 6 उसकी ट्राइंगल्स। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द सिंगल पैटर्न। एक जो नमूना, क्योंकि जो एक नमूना बनेगा उसमें हेक्सागन भी है, 6 स्क्वेयर्स भी हैं, और 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उस पूरे का कहता है एरिया फाइंड करें, और उसकी जो एक साइड की जो लेंथ है वो 1/2 मीटर है, 0.5 मीटर आप कह सकते हैं इसको। ये देखें, ये डायग्राम बुक के अंदर जो बनी हुई है ना, ये ज़रा गौर करें। ये जो है ना, एक ये सर्कल, ये वाला, ये एक पैटर्न है, ये एक दरमियान वाले को समझ लें, इसको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये दरमियान में हेक्सागन बन रही है, 1 2 3 4 5 6। ये जो बीच वाली वाइट वाला कलर है ना, ये हेक्सागन का एरिया है, ठीक है। अब उसके देखें बाहर स्क्वेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 स्क्वेयर्स बन रहे हैं, और उन स्क्वेयर्स के बीच में देखें ये वाली ट्राइंगल, ये इक्विलैटरल है, क्योंकि तीनों साइडें उसकी आपस में बराबर है। तो ये वाला यानी ये ट्राइंगल 1 2 3 4 5 6, तो 6 ट्राइंगल्स, एक हेक्सागन यानी ये वाली हेक्सागन, और ये 6 जो हैं वो स्क्वेयर्स ये वाले, और 6 उसकी जो ट्राइंगल्स हैं ये वाली,
ठीक है, ये किताब गंदी हो रही है लेकिन मैं आपको बताना मकसद है। तो ऐसे एक पैटर्न का एरिया जो है वो फाइंड, तो हम क्या करेंगे, तीनों का एरिया बना लेंगे और तीनों के एरियाज को हम प्लस कर लेंगे, तो फिर वो आंसर आएगा। अब ये देखें, 3 एरियाज हमने बनाने हैं। अब तीनों एरियाज फाइंड करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि उसकी एक साइड कितनी है। तो एक साइड जो है वो 0.5 मीटर है, ये हमने ज़हन में रख लेना है। अब हेक्सागोन का जो एरिया है ये उसका फार्मूला है, तो वो फार्मूला फिर आपको याद करना है कि हेक्सागोन अगर उसका एरिया निकालना है तो 3 × 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और साइड का स्क्वायर होता है। अब ये साइड यहाँ जो दी हुई है उसको आपने यहाँ पुट कराना है और इस सारे को हल कराना है। अब ये इकट्ठा आप कर सकते हैं, मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ करके। अच्छा ये देखें, इसको हल कैसे करना है, कैलकुलेटर में कैसे लिखेंगे, 3 स्क्वायर रूट और साथ ये आना है। पहले ऊपर वाला हल कर लें, 3 लिखें, स्क्वायर रूट और साथ 3 लिखें, थोड़ा एरो उसको आगे कर लें ज़रा, और मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 0.5, ब्रैकेट में 0.5 लिख लें क्योंकि इसी 0.5 का ऊपर स्क्वायर आना है। ये देखें, ये सारी चीज़ लिखी जाती है, इक्वल टू करें और इसको SD यानी कि पॉइंट में ले लेंगे, हमारा आंसर पॉइंट में है। ये आया 1.299 और ओवर में 2 है। अब ये जो भी आंसर आया है इसको आपने डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो ये देखें, दोबारा से SD करें ज़रा कि पॉइंट में आए, तो 0.6495 वो देखें वही आता है। ठीक है, इस तरह से करके हमारा जो हेक्सागोन है उसका एरिया बन जाएगा। तो फार्मूला हमें याद होना चाहिए। उसके बाद देखें 6 स्क्वायर थे हमारे और एक सिंगल स्क्वायर का फार्मूला बड़ा इजी है, लंबाई चौड़ाई को ज़रब दे दें, दोनों बराबर है, लंबाई चौड़ाई दोनों 1/2 है, या 0.5 एक ही बात है, 0.5 रखें, इनको छोड़ दें, 0.5 × 0.5 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25। अब ये एक स्क्वायर का एरिया है, तो कितने स्क्वायर्स हैं हमारे पास, 6, तो इसको 6 से ज़रब दे दें, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। अब ये हमारे 6 स्क्वायर्स जो हैं उनका एरिया भी आ गया, हेक्सागोन का भी आ गया, 6 स्क्वायर्स का भी आ गया। अब 6 हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं और एक ट्राइंगल का एरिया है 3 का स्क्वायर रूट ओवर 4 और s स्क्वायर, और ज़ाहिर है इसको भी चूँकि 6 हैं तो इसको 6 से भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये लिखें s की वैल्यू वही 0.5 लिखें। अब इसको भी कैलकुलेटर में लिखें सारा डायरेक्ट, ठीक है, 6 × ये, फिर ये जैसे मैंने लिखने का तरीका बताया, एंड पे 4 पे डिवाइड कर लें, तो इसका आंसर भी वही आता है जो हेक्सागोन का आया था। तो बहरहाल तीनों एरियाज़ आ गए, तीनों एरियाज़ को आपने इकट्ठा कर लेना है, प्लस कर लेना है, प्लस करेंगे तो 2.799 तकरीबन 2.8। अब ये आंसर है, पीछे पता नहीं वो 6 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है लेकिन ये सही है आंसर, यही आंसर आता है। ठीक है जी, लें एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।